आई होप सो। ट्रायल बैलेंस तक की कहानी मेरी जुबानी थी, सबको ठीक से समझ में आ जानी। सबको क्लियर था ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, करेक्शन फरेक्शन क्लोजिंग स्टॉक वगैरह 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 सब क्लियर है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलो आज कुछ नया स्टार्ट होगा एंड दिस नया इज नोन एज टैक्स। टैक्स होता क्या है ये तो ऑफिशियली अनऑफिशियली सबको पता होगा, बट इसका इंसेप्शन कैसे हुआ हमारी कंट्री में बेसिकली, तो ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलन टैक्स एक ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है जो हर इंसान को करना पड़ता है। यस, आई एम डेफिनेटली करेक्ट इन माय वर्ड्स। हर इंसान को देना पड़ता है, हर इंसान को, कोई इससे अछूता नहीं है। ना मैं, ना आपके पापा मम्मी, ना आप खुद, आप भी टैक्स देते हैं। अरे सर बड़ा प्राउड फील हो रहा है सर, देश की तरक्की में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली नहीं देते टैक्स, आप इनडायरेक्टली देते हैं। आपके पापा मम्मी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों देते हैं। तो टैक्स का मतलब एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो हम गवर्नमेंट को देते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री, और जो हमारे ऊपर तो खर्च किया ही नहीं जाता है, जो देश की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। कितनी बातें सबको समझ में आ गई? द क्वेश्चन राइजेस कि ये टैक्स का ओरिजिन हुआ कहां से। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, लोग भी लिखते जाएं जैसे मैं लिख रहा हूं। People must have heard about military mutiny which took place in the year 1857. हिस्ट्री में पढ़ा आपने मिलिट्री म्यूटनी के बारे में? नहीं पढ़ा? चलिए, एक मिलिट्री म्यूटनी इंडिया में हुई थी ब्रिटिश रूल के अंडर में ही 1857 में। एक्सक्यूज मी। तो 1857 की ये जो मिलिट्री म्यूटनी हुई थी, इसका इफेक्ट क्या हुआ? The effect was massive destruction and damage. तो अल्टीमेटली जब ब्रिटिशर्स उस समय हमारे देश को रूल कर रहे थे, तो ये डिस्ट्रक्शन और डैमेज किसके मत्थे पड़ा होगा जाके बच्चों? ब्रिटिशर्स के मत्थे। उन्होंने प्रॉपर्टी हथिया ली, कुछ पैसे देके खरीदी, कुछ फ्री में ले ली, वगैरह वगैरह। तो इस डिस्ट्रक्शन की रिकवरी के लिए व्हाट दे डिड, इन्होंने जेम्स विल्सन, सुनाई पड़ा सबको नाम? और वहां पे जो काफी पढ़े लिखे लोग होते थे उनको बुलाता था सर जेम्स विल्सन। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम तो काफी सुना होगा लोगों ने। सर जेम्स विल्सन को कंसल्ट किया गया, इंसल्ट नहीं किया गया, कि कैसे हम अपने इस नुकसान की भरपाई करें। सर जेम्स विल्सन ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। एक काम करते हैं, वी विल इम्पोज अ कंपल्सरी पेमेंट, सीपी का मतलब कंपल्सरी पेमेंट, ऑन ऑल दोज हु अर्न। आई रिपीट, ऑन ऑल दोज हु अर्न। जो पैसा कमाते हैं हम उनके ऊपर एक कंपल्सरी पेमेंट इंपोज करेंगे, और ये सबको पे करना पड़ेगा, और उससे जो पैसे आएंगे हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन का जो अमाउंट है वो कवर अप हो जाएगा। चिल्ड्रन, दिस वॉज द ईयर 1860 जब पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 1860 के पहले इंडिया में सो कॉल्ड इनकम टैक्स जैसा कुछ भी था ही नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने लॉज वगैरह आए, इतने चेंजेस हुए, इतने अमेंडमेंट्स हुए, कि फाइनली आज जो हमारा टैक्स का कानून है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में आया। कब आया? 1961 में, मतलब जेम्स विल्सन सर के इंट्रोडक्शन के 100 साल के बाद। तो ये जो इनकम टैक्स होता है, ये जिस पर्सन की इनकम होती है बच्चों, उसी को पे करना पड़ता है। लाइकवाइज अगर मैंने पैसे कमाए तो मैं टैक्स दूंगा, आप नहीं देंगे। आपके पापा ने पैसे कमाए तो वो टैक्स देंगे, आप नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे देश में तरक्की होती गई, ब्रिटिशर्स कंट्री छोड़ के गए या उनके टाइम पे भी ये टैक्स तो उनसे लिया जाता था, दोज हु अर्न। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल इन द कंट्री जो कमाते तो नहीं है बट खर्च करते हैं? सर मतलब ये है कि आज भी बच्चों हमारी देश में इनकम टैक्स देने वाली जनता कितनी है पता है? 4% बस।
और अगर मैं इसका आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो ये 3.77 से लेकर 3.82% तक जाता था। इधर जब से ये 2014 से गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई मोदी जी की, तो ये 4% के आसपास पहुंच पाया है। इंडिविजुअल इंडियंस ओनली 4% पे इनकम टैक्स। तो अगर आपके पापा मम्मी इनकम टैक्स देते हैं तो आपको बहुत गर्व होना चाहिए उनके ऊपर, अपने ऊपर भी होना चाहिए कि हम देश की 4% आबादी में आते हैं। सर 4% में इतने वारे नहीं आ रहे हैं। सोचिए अगर 30-40% लोग टैक्स देने लग जाएं तो 2-4 अमेरिका इंग्लैंड तो हम ऐसे खरीद लें जैसे शर्ट पैंट खरीदने जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आज सब देश की इज्जत बढ़ गई सर, खोपड़े में बात गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उन लोगों से कैसे टैक्स ले जो कमाते हैं बट टैक्स देते नहीं। कमाते तो है बट टैक्स देते। सर ऐसा कौन सा इंसान है, अरे 4% ही तो टैक्स दे रहे हैं। चाट वाले कमाते बहुत हैं, एक ठेंगा टैक्स नहीं देते। उसके बाद जो सड़क पे मोमोज बेचते हैं, कमाई उनकी भी अच्छी खासी है। चाट वाले भी महीने का लाखों रुपए कमाते हैं। जो कचौड़ी बेच रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, बट वो लोग टैक्स नहीं देते। जो चाइनीज पॉइंट ठेला लगा रहा है वो भी टैक्स नहीं देता। जो आइसक्रीम बेच रहा है रोड साइड पे वो भी टैक्स नहीं देता है। तो गवर्नमेंट तो उन्हीं से टैक्स ले पाती है जो लोग गवर्नमेंट को अपना डेटा इनकम का डिस्क्लोज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिजनेसमैन, द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो नहीं है उससे कैसे टैक्स लिया जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई उनसे तो टैक्स लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कोई बात नहीं, मत दो टैक्स, चुरा लो पूरा इनकम टैक्स। क्या करोगे? कमाई को खर्च करोगे कहीं ना कहीं, तो हम तुमसे टैक्स लेंगे किस पे? एक्सपेंडिचर पे। तो इंट्रोड्यूस किया गया व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर टैक्स, जिसका नाम रखा गया ईयर्स अगो चिल्ड्रन, कॉल्ड एज सेल्स टैक्स। गवर्नमेंट आई, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, सेल्स टैक्स बन गया ट्रेड टैक्स। और मॉडिफिकेशन हुआ, ट्रेड टैक्स और सेल्स टैक्स में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी? ये सिर्फ गुड्स पे लिया जाता था। किस पे? गुड्स पे। नाई की दुकान पे आप बाल कटाने जा रहे हैं, नाई भी तो रिसोर्सेस सरकार की यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है अपने सलून में। क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स दे रहा है अपनी कमाई पे? नहीं दे रहा। तो वहां पे गवर्नमेंट ने कहा चलो लगा देते हैं सर्विस टैक्स। मूवी देखने गए पीवीआर सिनेमाज में, चलो वहां पे भी एक टैक्स लगा देते हैं, नाम लगा दिया एंटरटेनमेंट टैक्स। गॉट इट क्लियर? आपके पापा ने कार खरीदी, उस पर भी तो टैक्स होना चाहिए, उस पर लगा दिया एक और टैक्स जिसका नाम रख दिया एक्साइज ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। तो प्रोडक्शन पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, गुड्स पे लगता था सेल्स टैक्स या ट्रेड टैक्स, और सर्विसेज पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। और अगर मौज मस्ती वाली सर्विस है, मूवी थिएटर है, या आप सो कॉल्ड मान लीजिए किसी लेटर से कैफेटेरिया में चले गए या हॉरर हाउस में चले गए, तो इन सब जगहों पे क्या देना पड़ता था? सर हॉरर हाउस में एंटरटेनमेंट नहीं सर, हॉरर है सर, हॉरर टैक्स लगे वहां पे। खैर इन सब जगहों पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया एज अ पार्ट ऑफ दैट टैक्स जो थोपा जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। आई रिपीट चिल्ड्रन, किसके ऊपर? बिजनेस कम्युनिटी, जैसे पीवीआर सिनेमास, जैसे रिलायंस डिजिटल, जैसे रिलायंस फुटप्रिंट्स, बिजनेसमैन के ऊपर। अल्टीमेटली पे किसको करना पड़ेगा? जो उनसे सामान या सर्विस खरीदने आएगा। तो मान लीजिए आप जावेद हबीब साहब के वो सलून में चले गए, किस लिए चले गए? बाल कटवाने, खट 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 खट। 400 रुपए का हेयर स्टाइल था, एकदम पक्के जोकर लगने लग गए। अब 400 रुपए तो जावेद हबीब साहब अपनी जेब में रखेंगे, इसके ऊपर 18% का टैक्स लग गया। कितने का? 18% का। तो लगभग 72 रुपीज आपने टैक्स दिया। वो 72 रुपीज जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉकेट में। तो ये टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने जावेद हबीब शोरूम पे, सॉरी सलून पे, बट पे किसने किया? आपने। दिस टाइप ऑफ टैक्स चिल्ड्रन इज नोन एज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। एंड इनकम टैक्स तो उसी पर्सन को पे करना पड़ता है जिसने पैसे कमाए। That type of tax is called as what children? Direct tax. Any doubts? Many doubts. नहीं समझ में आया? समझ में आ गया what is direct tax? नहीं समझ में आया? पक्का? Confirm? तो that tax which is paid by the person on whom it is थोपोड, imposed, is known as direct tax. ये अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं है, थोपोड पता लगा एग्जाम में लिख के चले आए। ओके, बट जो इम्पोज किसी और के ऊपर किया गया बट अल्टीमेटली पे किसी और ने किया, इट इज नोन एज व्हाट? इनडायरेक्ट। मैगी के पैकेट में मान लीजिए 2 रुपए टैक्स है, तो इम्पोज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेस्ले वालों के ऊपर, बट पे किसने किया? हमने और आपने। समझ में आ गया? मोबाइल फोन आपने खरीदा,
इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 18% टैक्स लगाया हुआ है, तो टैक्स लगा कंपनी के ऊपर, उन्होंने पे किया और आपसे वसूल लिया, तो अल्टीमेटली थोपा उनके ऊपर गया था, बट बर्डन किसी और के ऊपर आया। तो इम्पैक्ट इज ऑन समबडी एल्स एंड इंसिडेंस इज ऑन समबडी एल्स। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इनडायरेक्ट टैक्स। काफी साल तक कहानी चलती रही, गवर्नमेंट भी परेशान थी, कितनी टैक्स की चोरी हो जाती है, कैसे टैक्स इकट्ठा करें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया गया बच्चों। ये जो आपको नजर आ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स एंड ट्रेड टैक्स, इसको खत्म कर दिया गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स व्हिच इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ऑन 1 जुलाई 2017। डेट कैसे याद रखेंगे सर? एक साथ हम साथ साथ, ऐसे याद रख लीजिएगा। गॉट इट क्लियर? और सो कॉल्ड इस टैक्स को नाम दिया गया बच्चों, व्हाट इज नेम्ड एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट, इतना एडमिनिस्ट्रेशन डाइल्यूटेड था, फैला हुआ था कि गवर्नमेंट के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो सोचा गया ये चिंदी चोरों को हटाओ और सिर्फ एक नाम से पूरे देश में काम करो। तो गवर्नमेंट के लिए इसका मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम वेरी इजी। तो इसको हम गुड्स पे भी लगाते हैं एज वेल एज सर्विसेज पे भी लगाते हैं। और इसके आने से बच्चों दो फायदे हुए गवर्नमेंट के। पहला, जो इन टैक्सेस में चोरी होती थी वो काफी हद तक कम हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि खत्म हो गई, जीएसटी चोरी करने वाले भी कर लेते हैं। व्हाट इट क्लियर? इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया सर? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। किसी जमाने में लोग नाई की दुकान खोलते थे, दिन भर का 10 से 15 हजार रुपए का रेवेन्यू आता था। 15 हजार रुपए गवर्नमेंट ने बोला 5% सर्विस टैक्स लो। नाई सोचता है कि अगर मैंने सर्विस टैक्स लिया तो बगल वाला जो नाई है वो सस्ते में बाल काट रहा है, कर रहा है, हेयर को मसाज कर रहा है और फेस की पॉलिश कर रहा है, मतलब सो कॉल्ड चंपी पोती वगैरह कर रहा है, तो कस्टमर वहां भाग जाएगा। तो कोई बिल ही नहीं काटते हैं, सर्विस टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो सरकार को 15 हजार रुपए पर डे, आई रिपीट 15 हजार पर डे, महीने का लगभग 1,80,000 2 लाख रुपए हो गया। साल के 24 लाख के रेवेन्यू पे 5% सर्विस टैक्स के हिसाब से 1,20,000 मिलना चाहिए था। मिला कितना? ठेंगा। उसने कोई रसीद काट के दी ही नहीं अपने कस्टमर को। तो सरकार का तो नुकसान हो गया एक दुकान से, सरकार का नुकसान हो गया एक दुकान से। ऐसा सब लोग करते थे, इवन जावेद हबीब और ये जो रेड सलून वगैरह सब करते थे, बट ये लोग ऑर्गेनाइज थे, पकड़ में आ जाते थे। बट मुन्ना नाई तो मोहल्ले में है, वो पकड़ में नहीं आएगा। तो मुन्ना नाई पहले भी चोर था, वो आज भी चोर है, चोर रहेगा जिंदगी भर। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बट बाकी जो ऑर्गेनाइज वाले थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया सर्विस टैक्स लेना। तो वो कस्टमर से सर्विस टैक्स लेते थे और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाके जमा कराते थे, काम खत्म। सर्विस टैक्स तो गवर्नमेंट को मिल गया, बट जो बाल काटने में, हेयर सलून की सर्विसेज पे मुन्ना नाई ने मनी कमाया प्रॉफिट का, जिसपे उसको क्या पे करना है? क्या उसने इनकम टैक्स पे किया? नहीं पे किया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी व्हाट हैपेंड? जीएसटी पोर्टल गॉट कनेक्टेड विद द इनकम टैक्स वेबसाइट, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी शॉपकीपर का आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और इनकम टैक्स में भी पैन कार्ड चाहिए। तो दोनों जगह जब पैन कार्ड कॉमन हो गया तो गवर्नमेंट ने दोनों कंप्यूटर के तार जोड़ दिए और गवर्नमेंट को पता लग गया ये बिजनेसमैन है, किस चीज का बिजनेस करता है, कितना ये कमाएगा, ये भी गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। कैसे सर? जितनी आपकी बाइंग सेलिंग है सब जीएसटी वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपडेट होती है। तो आपने 10 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, उसको आपने 14 करोड़ में बेच दिया, कितना प्रॉफिट? 4 करोड़। 3 करोड़ रुपए आपने अपने खर्चे दिखा दिए, तब भी प्रॉफिट कितना कमाया? 1 करोड़। अगर आप इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपए 32 लाख रुपए नहीं पे करते, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी चुगली कर देगा। गुप्ता जी ने, वर्मा जी ने, शर्मा जी ने, केसरवानी जी ने, अग्रवाल जी ने, मल्होत्रा जी ने, सो एंड सो जी ने, जीजा जी ने, जीजी ने, सब ने 10 करोड़ का सामान खरीद के 14 करोड़ में बेचा है। तो जीएसटी की वेबसाइट पे तो सब है और वहां पे आपका पैन, आधार सब लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपका वही पैन है। पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पीपल अंडरस्टैंडिंग? आपके बायोमेट्रिक्स किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास वो डेटा है।
आप अगर कल को शहर छोड़ के भाग जाते हैं और दुनिया के किसी कोने में बायोमेट्रिक अपना यूज करते हैं तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा आप कहां पे हैं, क्योंकि डेटा ट्रैक हो जाएगा। तो मैनुअली ट्रैकिंग करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे भी आपका आधार और पैन है, यहाँ पे भी आपका आधार और पैन है। तो जब आपने 10 करोड़ का सामान 14 करोड़ में बेच के गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया, सरकार हबशी है, जीएसटी दे दिया, अब बेटा 4 करोड़ कमाए भी तो है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपकी परचेज प्राइस भी पता है और गवर्नमेंट को आपकी सेलिंग प्राइस भी पता है, क्योंकि आप बिल काटेंगे ना बेचते टाइम, तो सेल का डेटा जीएसटी पोर्टल पे जाएगा, तो गवर्नमेंट नोज योर परचेज प्राइस, गवर्नमेंट नोज योर सेल प्राइस। तो जीएसटी डिपार्टमेंट प्रेम पत्र भेज देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सो एंड सो जी ने और जीजी ने 10 करोड़ का सामान 14 करोड़ में बेचा, कितना कमाया, और इनकम टैक्स वाले मान लेंगे 4 करोड़ रुपए में आधा आपका खर्चा है, कितना बचा, 2 करोड़ में 30% का हाईएस्ट टैक्स स्लैब, भाई कम से कम 60 लाख तो टैक्स देना बनता है। प्रेम पत्र आपके यहाँ आएगा, अब जाइए सीए के पास, वकील के पास, और केस को जड़ाइए भुगाइए। गॉट इट क्लियर? तो जीएसटी तो कलेक्ट हुआ ही हुआ, इनकम टैक्स का कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ आया? तो जब तक आप मम्मी को अपने दोस्तों के बारे में नहीं बता रहे, मम्मी उनका ठिकाना नहीं जानती, आपकी कोई हरकतें नहीं जानती, मम्मी को आपके दोस्तों का घर पता लग गया, वो भी वहां पहुंच गई और आपके बारे में सब कुछ पकड़ ली। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस वाज द आइडिया, क्यों गवर्नमेंट जीएसटी इंपोज करना चाहती थी। और ये जो सड़क छाप गिरे हुए शॉपकीपर्स थे जो गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं, वो इसके अगेंस्ट में थे। कॉर्पोरेट हाउसेस, बिग बिजनेसमैन जो शुरू से टैक्स देते चले आ रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को बेचारे सेल टैक्स, ट्रेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब दे रहे हैं और इतना पैसा कमा रहे थे, उनको पता था अगर टैक्स नहीं पे करेंगे तो रेट पड़ जाएगी घर पे, तो इसलिए इनकम टैक्स दे दो। समस्या किसको थी? चार्ट वाले को। चार्ट वाले अभी तक कैश में बिजनेस करते थे, चार्ट वाले आज भी जीएसटी नहीं देते हैं, बट 2 साल आप इंतजार करिए बस, चार्ट वालों के यहाँ पेटीएम लग गया है, मुन्ना चार्ट भंडार पेटीएम लग गया है, सेविंग अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है कलाकार। जब सेविंग अकाउंट में डेली का 4-5 हजार रुपए चार्ट का पैसा आएगा तो महीने का 1.5 लाख, साल का 18 लाख। एक दिन सरकारी ऑफिसर्स, स्निफर डॉग्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सूंघते सूंघते पहुंच जाएगा, और राजेश चार्ट भंडार, मुन्ना चार्ट भंडार, टैक्स भैया जी, मैं तो कमाई इतनी नहीं है। बेटा ये पिछले साल की स्टेटमेंट है, 20 लाख रुपए साल की चार्ट बेची है तुमने, और एक पत्ता टिक्की जो 40 रुपए की बेच रहे हो, इसकी लागत आती है 10 रुपए, 5 रुपए खर्चा मान लो, 25 रुपए टिक्की तुम कमा रहे हो, मतलब 60% नेट प्रॉफिट है तुम्हारा। तो बेटा 20 लाख में 12 लाख रुपए तो प्रॉफिट है, जिसपे टैक्स बनता है 3,16,800 रुपया। दे दो, नहीं तो पुलिस बुला के दुकान बंद करवा देंगे। साहब कुछ ले दे के काम नहीं चलेगा, लेने देने वाले दिन कांग्रेस के टाइम पे थे, अब कम हो गए। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो प्रयागराज सिटी का एग्जांपल देना, एकदम धमाकेदार एग्जांपल है, एकदम सही एग्जांपल है। पूछेगा दादाजी से जाके, वो बताएंगे आपको। सिविल लाइंस एरिया नाम सुना होगा, एक लल्लू कोल्ड ड्रिंक की दुकान हुआ करती थी, आज भी है, जो मसाला थम्सअप के नाम से बड़ी फेमस थी। अब तो गली मोहल्ले में हर जगह मिल जाता है, स्टार्टिंग वहीं से था। ओरिजिनली रोड के बगल में नायका के शोरूम के ऑपोजिट में उनकी पान की दुकान थी, और खूब पान बिकता था, और साथ में लल्लू कोल्ड ड्रिंक, मसाला थम्सअप बिकती थी। असेसिंग ऑफिसर ने अराउंड 88 या 90s की बात है, उसकी दुकान पे खड़े हुए पान के पत्ते गिन के, पान देते हैं तो पत्ते में देते हैं और लोग खाते हैं और पत्ता फेंक देते हैं, पत्ते गिन के उसका असेसमेंट किया था कितनी तुम्हारी इनकम है, और उसको रिकवरी चालान भेज दिया था। समझ में आया? तो इसीलिए जीएसटी को बिजनेसमैन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम सब कुछ है, उसको क्या प्रॉब्लम, उसका तो नाम ही बदला है, पहले ये वाला टैक्स देता था, अब ये वाला दे रहा, पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है। जैसे इंडिया में बजट जब आता है, फाइनेंस मिनिस्टर सुनाते हैं ना, टैक्स देने वाली जनता कितनी है, 4%, और बजट में अगर फायदा में ना मिले, बाकी के 96% ज्यादा परेशान होते हैं। अरे तुमको तो टैक्स दे रहे, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? खोपड़े में बात गई। टेंशन वो ले टैक्स कंसेशंस की जिसको टैक्स देना हो। तो इसीलिए छोटे मोटे बिजनेसमैन जीएसटी से परेशान थे काफी। वो लोग मीटिंग करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे 17 से पहले, मतलब हो गए इस बात को 6-7 साल, कि भाई ना लगाया जाए टैक्स, कस्टमर्स को भड़काना, आप लोग भी आगे आइए, जीएसटी लग जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा, सब पागलपंती की काम थी। जीएसटी लग जाएगा, आपकी पोल खुल जाएगी, आप पकड़ में आ जाएंगे। आपको जीएसटी के साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा? इनकम टैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक तीर से 2 शिकार लगाए। ये सब बातें आपको किसी टेक्स्ट में कहीं पे पढ़ने को मिलेंगी ही नहीं। क्यों जीएसटी का इतना एजिटेशन किया जा रहा था?
तो कल को आप जो कॉलेजेस में एग्जाम पास करके ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू जाएंगे, वहां सब चीजें पूछी जाएंगी आपसे। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट बाय जीएसटी तो आपने पढ़ा है। जब वैल्यू एडेड सिस्टम और जीएसटी सिस्टम में सिर्फ एक फर्क था, ये ऑफलाइन था और ये ऑनलाइन हो गया। तो इसका फायदा क्या है? तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे ट्रैकिंग इजी थी, चोरी करना टैक्स का बहुत मुश्किल था, यहाँ पे बहुत आसान था। बट सबसे बड़ा एडवांटेज तो किसी को पता ही नहीं है ठीक से, ना गवर्नमेंट ने बताया। क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये बात बता देती तो वोट ना पाती। तो चोरी छुपे, चोर भी समझ गए, सरकार तो जान ही रही थी। समझ में आ गया? मान लीजिए कोई XYZ ट्यूशन सेंटर है, वो आपसे फीस के साथ जीएसटी ले रहा है, तो जीएसटी तो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब वो कितनी फीस ले रहा है वो भी तो गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच गया कि कितनी फीस पे कितना जीएसटी है। व्हाट इट क्लियर? और फीस की अर्निंग पे उसने सरकार को टैक्स दिया नहीं, सरकार लपेटे में ले ली कि चलो भैया आओ, फ्री का राशन पानी तुमको खिलाते हैं हम, खेलना कूदना आराम से, बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा घर तुम्हारे खानदान किसी ने नहीं देखा होगा, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, खेती बाड़ी करो, सब मिलेगा तुमको वहां पे। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, तो कहानी चालू हुई थी सर जेम्स विल्सन की 1860 में। आया पहले डायरेक्ट टैक्स और फिर आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। बातें समझ में आ गई? चलो चलिए, तो आपको नजर आ रहा होगा टैक्स का मतलब मैंने बता दिया, कंपल्सरी पेमेंट बाय अ पर्सन टू द ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, और एन ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट। और वो खर्च सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर नहीं होता है बच्चों जिन्होंने टैक्स दिया, ये सबके ऊपर खर्च होगा। तो आई होप सो चिल्ड्रन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब लोग समझ गए। तो सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सबको रिप्लेस कर दिया किस टैक्स से? जीएसटी। तो आज चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, बाटा के जूते खरीदे, नाइकी की चप्पल खरीदे, कहीं पे भी आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा उसका नाम क्या होगा? जीएसटी होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी है इसको क्लियर करने के लिए। इफ अ पर्सन अर्न्स 10 लाख रुपीज एनुअली, गवर्नमेंट इंपोजेस व्हिच टाइप ऑफ टैक्स? इनकम टैक्स। एंड दैट वेरी सेम पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे। तो जिसके ऊपर थोपा गया उसी के ऊपर इसका असर हुआ। इट इज नोन एज व्हाट? तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर आता है। बट हेयर it was imposed on the cinema theater but ultimately paid by whom children? Audience. तो impact किसके ऊपर आया? सिनेमा थिएटर के ऊपर। बट अल्टीमेट इंसिडेंस किसके ऊपर आया? ऑडियंस के ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नोन एज व्हाट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो एक बार कोई चुराने की कोशिश कर भी सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स को चुराना एंड पॉइंट पे बड़ा मुश्किल है। आप किसी फैक्ट्री पे जाए और बोले जितना सामान यहां बना रहे हो 1 करोड़ का सामान बिना बिल बनाए मेरे को दे दो बैकडोर से, तो वहां पे जीएसटी की चोरी हो सकती है। बट एक बार फैक्ट्री ओरिजिन से सामान निकला बिल बन के, आगे उसकी चोरी कभी नहीं होगी, क्योंकि वो सेल का बिल फैक्ट्री वाला या सर्विस ओरिजिनेट करने वाला जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर देगा। और हर बिजनेसमैन का एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और वो नंबर के साथ अपलोड करेगा कि मैंने किसको सामान बेचा है। गवर्नमेंट के लिए फिर अगले इंसान को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो सर आगे वो कह दे मेरा सामान बिका नहीं, मेरे गोदाम पड़ा है, गोदाम खोल के देखा तो सब खाली, क्या हुआ? खुल जा सिमसिम, उड़ जा सिमसिम, कहाँ गया सामान? मतलब सामान तुमने बेचा खरीद के, बट पोर्टल पे डेटा अपडेट नहीं किया। तो जीएसटी तभी चोरी होगा जब सर्विस को या गुड्स को ओरिजिनेट करने वाला बिना बिल पर्चे के काम करे। सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सर्विस ओरिजिनेट्स और द गुड्स ओरिजिनेट, वहां पे अगर टैक्स की चोरी हुई है तो जीएसटी भरपूर चोरी होगा। बट उसके अलावा एक बार अगर बिल बन गया तो आगे वो चोरी हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? क्योंकि हमने किसको बेचा, रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उससे जाके पूछेगी भाई तुमने सामान खरीदा था, कहां गया? वो कहेगा सर जी अभी बिक नहीं पाया। अच्छा मतलब स्टॉक है, चलो गोडाउन चेक कराओ अपना, और गोडाउन एकदम खाली, कहां गया सामान? वो कस्टमर ले गए दिखाने के लिए, पसंद आएगा तो खरीदेंगे, अब चलो तुमको जेल ले चलने दिखाने के लिए, पसंद आएगा तो रह जाना वहीं पे। तो ऐसा नहीं मानती गवर्नमेंट। खैर, ये बातें सबको समझ में आ गई। तो नीड क्या थी जीएसटी की? बड़ी सिंपल सी बात है, ढेर सारे अलग अलग जो टैक्सेशन सिस्टम्स थे उन सबको खत्म करके एक करना। गवर्नमेंट का खर्चा पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में होता था, अब एक। तो सर लोग तो उतने ही होंगे, ऐसा नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट का मान लीजिए ऑल इंडिया हेड कोई एक होगा। पहले एक सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का हेड होता था, एक एक्साइज डिपार्टमेंट का, एक एंटरटेनमेंट टैक्स डिपार्टमेंट का। तो मान लीजिए मोहल्ले में 10 स्कूल है तो 10 प्रिंसिपल होंगे। बट 10 स्कूल के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि लेट ऑल द स्कूल्स रन अंडर वन प्रिंसिपल, तो 9 प्रिंसिपल की सैलरी बच जाएगी कि नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? समझ में आ गया। टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ टैक्सेस, पहले टैक्स चोरी खूब होती थी, बट अब नहीं, ऐसा नहीं होती है, बहुत कम होती है। आए दिन पेपर पढ़ते नहीं, इनके घर में रेड पड़ी, छापा पड़ा,
टू ब्रिंग द होल नेशन अंडर वन टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम। सबसे बड़ा झूठ, पेट्रोल पे और डीजल पे आज भी बच्चों जीएसटी है। डीजल पे 96% का जीएसटी है लगभग, और पेट्रोल पे अराउंड 107%। तो जो 96-97 रुपये लीटर का आप पेट्रोल खरीदते हैं, अगर इस पे टैक्स खत्म हो जाए, ये 35-40 रुपये लीटर आ जाएगा पेट्रोल। सर गवर्नमेंट बड़ी बदतमीज है। बदतमीज क्या है, गवर्नमेंट को पता है लोगों की गरज है, खरीदेंगे खरीदेंगे। गॉट इट क्लियर। और ये पैसा कहाँ खर्च होता है, राफेल जेट खरीदने पे, सबमरीन खरीदने पे। तो आप कभी भी पछताइएगा मत कि आप इतना टैक्स दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? एनी क्वेरीज? एनी क्वेरीज चिल्ड्रन? हार्दिक जी, वंश, एनी क्वेरीज? एनी? नो सर। चलिए आगे चलें। मैकडॉनल्ड्स का बिल तो सब लोगों ने देखा होगा बच्चों। बर्गर खरीदते हैं तो लिखा होता है ना 2.5%, 2.5%। तो जीएसटी का परसेंटेज हर चीज पे अलग अलग सेट है। रिसेंटली आपके पापा ने अगर कार खरीदी या आपने सीमेंट खरीदा घर बनवाने के लिए, तो उस पर जीएसटी कितना है? 28%। सर कार पे इतना जीएसटी? वो सब तो अलग है, उससे क्या मतलब, वो गरीब बच्चों की पढ़ाई में काम आता है। तो कहते हैं ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी जब बिकती है, हु अर्न्स द मोस्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 18 लाख रुपए भारत सरकार कमाती है गाड़ी पे। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। क्या? टोटल 53% को कुछ टैक्स होता है दूसरी गाड़ी। नहीं, 28% का ये लगता है जीएसटी, 1% का टीसीएस लगता है। गॉट इट क्लियर? और नहीं, टोटल 53 नहीं होता। अब वो बात अलग है, तुम ये जोड़ लो कि जिसने अपनी इनकम कमाई उसने सो कॉल्ड इनकम टैक्स भी दिया, उसके बाद जो पैसा बचा गाड़ी खरीदा, वो सब चीजें अलग हैं। मैं डायरेक्टली जीएसटी की बात कर रहा हूं। सिर्फ जीएसटी के नाम पे समझ लीजिए 47 लाख की गाड़ी पे 28% टैक्स, जुड़ के 47 लाख बनता है ना। तो 47 लाख को 1.28 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 17 से 18 लाख रुपए गवर्नमेंट कमाती है एक गाड़ी पे। समझना क्या? शोरूम वाला बेचारा 70-80 हजार कमा पाता होगा, फैक्ट्री वाला 1.5 लाख ही कमा पाता है। वो अर्न्स द मोस्ट? गवर्नमेंट। तो आज अगर गाड़ियों पे जीएसटी कम हो जाए चिल्ड्रन, तो सर हमारे पापा भी खरीद लेंगे सर यही गाड़ी। तो सर एक काम करते हैं, फैक्ट्री चलते हैं और गाड़ी पीछे वाले दरवाजे से निकलवा लेते हैं। कह रहे हैं इसका बिल मत बनाओ। जब बिल नहीं बनेगा तो सड़क पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सर कोई भी फर्जी नंबर लगा लेंगे, पहले चल जाता था ये सब। अब सर हम अपने मन का लगा लेंगे, ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6। नहीं या सर बिना नंबर के दौड़ाएंगे, पुलिस वाले के जब चालान काट दो, जब नंबर नहीं चलना कैसे काटोगे तुम? या सर 100 रुपए पुलिस वालों को 500 रुपए दे दिया करेंगे। नॉट अ गुड आइडिया, मतलब बैड आइडिया। अच्छा आइडिया ना? आपकी गाड़ी में 15 लाख बचेगा, 15 लाख की एफडी करा दीजिए। 15 लाख की एफडी, हर महीने आपको कम से कम 10-12 हजार इंटरेस्ट मिलेगा। अरे पुलिस वाला 4-5 बार महीने में पकड़ेगा, 1000 देना पुलिस वाले को, छूट जाओगे। और फिर सरकार फैक्ट्री वाले को पकड़ेगी, आपको पकड़ेगी और तिहाड़ जेल भेजेगी, फिर दोनों लोग वहीं रहना। कुछ चीजों पे जीएसटी कितना है? 0%। ये कौन सी चीज होती है? चक्की पे पिसा आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसती है। चक्की पे पिसा गेहूं अट्रैक्ट्स 0% जीएसटी। ये 5% जीएसटी किस पे होता है? वो जो पैक्ड खाने का छोटा मोटा सामान होता है ना, नॉर्मल जो गरीब लोग खरीदते हैं वो। सर ये 12% किस पे होता है? 12% स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है, कुछ आइटम्स पे ये चलता है और कुछ पे 18%। जैसे आप किसी होटल में रूम बुक कराएं, 999 तक का रूम अगर होगा बच्चों, तो जीएसटी इज 5%। 999 से 2499 तक का रूम होगा तो 1200। 2499 से 7499 तक का रूम हुआ तो 18%। और 7,500 रुपए से ऊपर का रूम अगर आप हायर करते हैं, 28% जीएसटी लगती है। समझ में आ गया? तो अगर आप कहीं पे स्यूट रूम बुक कराएं, पापा मम्मी के साथ घूमने गए, तो कितने % जीएसटी है? हम उससे कहेंगे हमें चादर दे दो, बरामदे में खो जाएंगे, एसी चली रहा ना बढ़िया। समझ में आई बात कि नहीं? अब इसमें भी होटल वाले बड़ा जुगाड़ पानी करते हैं। पता है क्या करते हैं? वो 7500 रुपए का रूम आपको देते हैं, कहेंगे भाई साहब बिल ना 1000 का बना देते हैं आपका, 6500 रुपए हमको कैश दे दीजिए, चेक से मत दीजिए, हम बिल पे 1000 लिखेंगे, तो आपको जीएसटी सिर्फ 5% और नहीं तो 28% लगेगा। ये सेटिंग भी हो जाती है। कभी कभी एक डबल बेड रूम को 2 सिंगल बेड बना के पर्ची काट देते हैं, रूम नंबर 301A 301B। समझ में आया कि नहीं आया? ताकि किराया 7500 से घट के 3750 हो जाए और आपके स्लैब में आ गए 18%। समझ में आ गया? तो ऐसी हरकतें होटल में जाके जो लोग करते हैं ना, वो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई। तो जब होटल में जाए स्यूट रूम बुक करो, उसे कहिएगा कैश ले लो पूरा, या रूम की बुकिंग रजिस्टर पे दिखा के बाद में कैंसिल मार देना, कहना कि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, हमने बर्तन मंजवा लिया उससे।
ठीक है, तो आप 7,500 होटल वाले को देंगे, बट आपका जीएसटी कितना होगा? 0%। बट क्या होटल वाले सबसे बर्तन नहीं बनवाएगा? किसी दिन जीएसटी का छापा पड़ गया, सब रूम कैंसिल है, तो सारे मनहूस कस्टमर तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुमको पैसा नहीं देते, हम बर्तन मनवा लेते हैं, ठीक है, हम भी 2 दिन रुके, हमसे बर्तन ही मनवा लेना, तो पकड़ जाएगी चोरी। तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ये सब चोरी चकारी काम करते हैं, बट बड़े ग्रुप्स ये सब काम नहीं कर पाते। समझ में आ गया? तो मेरे से एग्जाम्पल सुनना बहुत आसान है, उसको अप्लाई करना जीवन में बहुत आसान है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। क्यों बेचारा होटल वाला आपके टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी 7.5 लगवाएगा? गॉट इट? खैर, ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये सर 2 बातें हैं क्या बच्चों? ये जो आपको प्लस के लेफ्ट में नजर आ रहा है और जो प्लस के राइट में नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसी के 2 हिस्से हैं। सर यहाँ पे आपने हिस्सा नहीं किया, यहाँ पे भी कर देते -1 +1। गॉट इट? तो 2 हिस्से जो हैं, एक हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट की जेब में और दूसरा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती रहती है बीच बीच में। समझ में आई बात की नहीं? तो एक हिस्सा बोला जाता है सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। सीजीएसटी इज सेंट्रल, एसजीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी वाला हिस्सा मोदी जी की जेब में, एसजीएसटी वाला हिस्सा योगी जी की जेब में। लिटरली उनकी जेब में नहीं जाता, ये जाता है सो कॉल्ड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट में। तो एसजीएसटी वाला पूरा पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो अपने नीड्स एंड सो कॉल्ड विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली खर्च करेंगे। बट ये सीजीएसटी वाला पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरत के हिसाब से स्टेट को फंडिंग करती रहती है। समझे कि नहीं समझे? पक्का? तीसरा बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी किसी स्टेट को बताया नहीं था जीएसटी आने से, बेटा तुम लोग भी ना हम ही से गवर्न रहोगे। समझ में आई बात? तो पहले सेल टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन होता ही नहीं था, सारी की सारी दादागिरी किसकी थी? हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट की। बट इस सिस्टम में जब 2 तरह के पैसे हम लेंगे, आधा पैसा ही आपके पास जाएगा, आधा तो हमारे पास होगा, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आपको देंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी हर स्टेट के ऊपर। ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी स्टेट मिनिस्टर्स को या स्टेट गवर्नमेंट्स को बताई ही नहीं थी। अगर बताई होती तो उन्होंने कभी इसको अपने स्टेट में अप्लाई किया ही ना होता। समझ में आया? जब कानून बन गया, देश पे लागू हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? भाई कानून बनाने का काम तो सरकार का है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 का। कोई स्टेट गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी ले आएगी? वो सेंटर में है ही नहीं, पहली बात तो कहां मेजोरिटी लेके आएगी? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, ये सारी कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई? तो बच्चों 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। सर ये टाइप्स क्या होते हैं? अगर स्टेट के अंदर ही बाइंग सेलिंग हो रही है बट वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो 2 हिस्सों में तोड़े गए टैक्स को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं होता, क्या होता है? यूटीजीएसटी होता है। क्या होता है? यूटीजीएसटी। और यहाँ पे क्या चलेगा बच्चों? क्या? हाँ, 2 स्टेट्स के बीच में। हमने खरीदा सामान यूपी के अंदर तो ये चलेगा, बेच दिया न्यू दिल्ली में, आईजीएसटी। खरीदा दिल्ली से तो चलेगा आईजीएसटी, और बेचा यूपी एमपी के अंदर तो क्या चलेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। दिल्ली से खरीदा, हम यूपी में रहते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में बेचा तो क्या चलेगा दोनों जगह? आईजीएसटी। यूटीजीएसटी चलेगा अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजनेस हो रहा है तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिकली आपको 2 चीजें काम आएंगी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। नहीं समझे? समझ गए? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो इसकी अकाउंटिंग बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है। 2 चीजें आपको बता दूंगा, एकदम समझ लीजिए, आप जंग जीत लेंगे। टैक्स जब आप कलेक्ट करते हैं बच्चों, तो क्या वो हमारे पापा मम्मी का गिफ्ट होता है हमको? नो। अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट के लिए मिडिल मैन है। हमको वो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करके किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो until unless we have collected and paid, it is treated as what children? Liability. और कल को जब हम पे कर देंगे उसको चिल्ड्रन, when it is paid basically it will be treated as expense. Being an expense, आप इसे डेबिट करेंगे, and when it is collected as a liability क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। 2 बातें याद रहेंगी हमेशा। तो आपने जितनी परचेज सेल वगैरह की एंट्री की है सब एज इट इज होगी,
When tax is collected, we'll credit GST, and when it is paid, what we'll do? We'll debit. इतनी मार्किंग कर लीजिए क्विकली. तो पीपल अंडरस्टूड कैसे जीएसटी की अकाउंटिंग होनी है. चलिए, जीएसटी किन किन चीजों पे नहीं लगता है. जीएसटी का फुल फॉर्म सबको याद हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब असेट पे नहीं लगेगा. गलत जवाब. असेट आपके लिए है जिससे आपने खरीदी, उसका तो रेगुलर बिजनेस है उसको बेचने का. तो आपने जनरेटर खरीदा शॉप के लिए, आपके लिए असेट है. बट जेनसेट सप्लाई करने वाले के लिए गुड्स है, क्योंकि उसका तो रोजमर्रा का बिजनेस है, तो उस पर भी लगेगा. बट बैंक में जब आप पैसे का लेन देन करेंगे उस पर जीएसटी नहीं है. तो कैपिटल इंट्रोडक्शन, ड्रॉइंग्स, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना, इस पे कोई जीएसटी नहीं है. गुड्स खरीदते टाइम जीएसटी लगेगा, बट अगर आपने क्रेडिटर्स को पैसे क्रेडिट परचेज के कुछ दिन बाद दिए, जब पेमेंट कर रहे हैं, एट दैट टाइम देयर वुड बी नो जीएसटी. व्हेन वी सेल गुड्स, जीएसटी वुड बी imposed, but when we receive money from customers for credit sale, at that time there would be no GST. Bad debts पे GST होगा. कस्टमर आया पैसा देने बैड डेट्स का, बैड डेट्स रिकवरी पे, तुम 10% जीएसटी दो, मैं वापस जा रहा हूं. तो बैड डेट्स पे कोई जीएसटी नहीं होता, क्योंकि बैड डेट्स कोई गुड्स थोड़ा है आपके. वेजेस और सैलरीज पे भी जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि सर्विस तो दे रहा ही नौकर आपको, इसलिए नहीं होता, बिकॉज उस पर इनकम टैक्स होता है. समझ में आ गया? तो मान लीजिए कोई आपकी दुकान में नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए, पहले तो 28% जीएसटी कटेगा, फिर तुम 30% टैक्स दो हमको. नौकर के रख लो पूरा पैसा, हम जा रहे हैं से, हम फ्री में आ जाएंगे काम करने, गुरुद्वारे में लंगर कर लेंगे जाके. तो इस पे कोई जीएसटी नहीं होता है. इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल पे सर जीएसटी होगा. अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां पे अगर आप वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल का मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, उस पर जीएसटी होता है. बट ये जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, इस पे जीएसटी नहीं होता है. समझ में आया? इवन ये जो महाराष्ट्र वगैरह में रिलायंस और टाटा पावर, ये सब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, इस पे जीएसटी है. बट जो यूपी स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जितने गवर्नमेंट के स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे देयर इज नो जीएसटी. मिनरल वाटर पे जीएसटी है, बट जो सरकारी पानी घर पे आता है, वाटर टैक्स जो आप देते हैं, उस पे देयर इज नो जीएसटी. इलेक्ट्रिक बिल पे वो बता दिया. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में सर जीएसटी होता है. ट्रेन के टिकट पे जीएसटी होता है, पहले नहीं होता था. ओला और उबर पे भी जीएसटी होता है. तो पहले इंडियन रेलवेज के टिकट पे जीएसटी था ही नहीं. सर्विस टैक्स था, वो भी एसी कोच पे, जनरल कोच पे सर्विस टैक्स भी नहीं था. अब मोर और लेस एसी पे तो जीएसटी लगता ही लगता है. नहीं, 3 टियर का रिजन बहुत दिन से करवाया नहीं ना, तो मेरे को याद नहीं है. एयरप्लेन के टिकट पे जीएसटी लगेगा ही लगेगा. समझ गए सब लोग? चलिए, तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? एकदम आसान है, एकदम आसान. बस मैं जो पूछूंगा मेरे को आप वही बताएंगे, ज्यादा पटर पटर नहीं करेंगे. चिल्ड्रन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स बॉट फॉर कैश? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. चेक से खरीदा तो बैंक, और उधार में खरीदा तो सप्लायर. नाउ व्हेन वी आर बाइंग गुड्स चिल्ड्रन, वील पे जीएसटी और वील कलेक्ट जीएसटी? पे. तो जीएसटी पे करना इज व्हाट चिल्ड्रन? द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सर आपने ये ऐसे क्यों बनाया है? ईदर क्वेश्चन विल गिव यू सीजीएसटी एस जीएसटी, और क्वेश्चन वुड गिव यू ओनली आईजीएसटी, और क्वेश्चन विल गिव यू ओनली यूटी जीएसटी. सब नहीं होगा, या तो ये दोनों होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यूटी जीएसटी भी नहीं मिलने वाला. इधर सीजीएसटी एस जीएसटी और आईजीएसटी, दो चॉइसेस होंगी. सब मत लिख लेना. व्हाट इट? नेक्स्ट, जब आपने गुड्स खरीदे बच्चों, इट वाज एन एक्सपेंस. अब आप गुड्स वापस कर रहे हैं, तो योर एक्सपेंस इज गोइंग डाउन. व्हाट इज द एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर? सप्लाई टू परचेज. दिमाग की बत्ती जलाइए. आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा खाना खिला दीजिए, वहां पे टिप देना कंपलसरी था. आपने कहा ठीक है, बट ऑर्डर देने से पहले आपका मन बदल गया और आप रेस्टोरेंट से उठ के चले गए, अभी ऑर्डर भी नहीं दिया था. क्या आपको टिप देनी पड़ेगी? क्यों? टिप देना तो कंपलसरी था. आपने सर्विस ने कहा कि हम टिप दें, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, लात घुसा चल जाएगा, टिप तो हम नहीं देंगे. वही चीज यहाँ पे भी बच्चों. जब गुड्स खरीदते तो टैक्स देते, अब हमने वो खरीदे हुए गुड्स थोड़े से वापस कर दिए, क्या टैक्स देने की जिम्मेदारी होगी? नो. तो आप सप्लायर से बोलेंगे
वो जो टैक्स हमने अपना एक्सपेंस माना, तुमने अपनी लाइबिलिटी माना, लाओ वो टैक्स का पैसा हमारा लेस कर दो, बिकॉज हम तुम्हें गुड्स वापस दे रहे हैं, तो उन गुड्स पे कोई टैक्स होगा ही नहीं। तो जैसे आपको एक ट्रिक बताई थी, कैश और डिस्काउंट मेड फॉर एक्सपेंस एंड जीएसटी, इनकम एंड जीएसटी मेड फॉर ईच अदर। जिस साइड एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट होगा उसी साइड पे जीएसटी होगा। परचेज डेबिट तो जीएसटी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट तो जीएसटी क्रेडिट। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट ना। अभी देखिएगा जीएसटी भी क्रेडिट में आ जाएगा उसके। डिफिकल्ट है, ट्रिक याद रहेगी। चलिए, सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आपने जीएसटी कलेक्ट किया या पे किया? कलेक्ट किया। तो आपने बच्चों कलेक्ट किया तो जीएसटी क्या होगा? लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? अब आप एक शब्द देख रहे होंगे, सर ये क्या लिखा है? इनपुट आउटपुट। जब आपने गुड्स बेचे, टैक्स गोज इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जुगाड़ है इनपुट समझने का। जब आपने गुड्स बेचे, यू डिड सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सरकार की भी इनकम की प्रगति हुई है। गॉट इट क्लियर? प्रोग्रेस हुई है सरकार की इनकम। आपने सरकार के लिए एक आउटपुट जनरेट किया है, तो आप क्या यूज करेंगे? आउटपुट। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आपने जब गुड्स खरीदे तो इट इज एन एक्सपेंस। आपने जिससे गुड्स खरीदे आप उसको पैसे दे चुके हैं या कल को देंगे? टैक्स भी तो देंगे ना। तो टैक्स किसकी जेब में इनपुट हुआ? सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट की जेब में। पहले सप्लायर के पास गया, फिर किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो यू विल यूज द टैक्स इनपुट। अब आपने गुड्स बेचे, अपने लिए तो पैसा कमाया कमाया, साथ में गवर्नमेंट के लिए भी आपने कमाया, तो आपने एक आउटपुट जनरेट किया ना गवर्नमेंट के लिए। दैट्स व्हाई वी यूज द टैक्स। रटिएगा मत, क्रेडिट में हमेशा आउटपुट होगा, डेबिट में हमेशा इनपुट। ऐसा नहीं होता है, इनपुट क्रेडिट में भी होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बस दो बातें याद रखनी है। जब पे करेंगे तो इट इज एन एक्सपेंस, खरीदेंगे तो इट इज इनकम। जब खरीदेंगे तो भी एक्सपेंस, गुड्स खरीदेंगे तो भी तो जीएसटी एक्सपेंस है। जब बेचेंगे तो इनकम नहीं है, क्या है? लाइबिलिटी। अगर आप इनकम बोलेंगे तो आपको विजय माल्या मान लिया जाएगा। चलिए, सेल रिटर्न की एंट्री क्या पड़ी हुई है हमें बच्चों? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। आपने सेल की और टैक्स वसूला, आपकी इनकम है? नो, इट्स योर लाइबिलिटी। किसे देंगे आप? गवर्नमेंट को। 15 दिन के अंदर आपने कस्टमर को बोला बेटा सामान दे जाना वापस अगर पसंद आए, क्योंकि उसके बाद अगर देने आए मैं सामान के पैसे का एडजस्टमेंट कर लूंगा, जीएसटी तो मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं, मैं वो तुमको वापस नहीं दे पाऊंगा। तो सर एक और एडवांटेज नजर आ गया जीएसटी का। बिजनेसमैन के जो दलिद्र कस्टमर थे वो थोड़े डिसिप्लिन में आ गए, थोड़े डिसिप्लिन में आ गए। समझ में आई बात? तो जब आपने गुड्स बेचे, टैक्स वसूला, लाइबिलिटी बढ़ी, क्रेडिट कर दिया। अब जब गुड्स वापस आ रहे हैं बच्चों, वो बिके ही नहीं, वो वापस आ गए। आर वी लाइबल टू पे टैक्स ऑन दोज गुड्स विच आर रिटर्न बैक? नो। तो अपनी लाइबिलिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट किया जब सामान बेच के टैक्स वसूला या वसूलेंगे और गवर्नमेंट को देंगे। आज जब सामान ही वापस हो गया तो ये हमारी लाइबिलिटी ही नहीं रही। अब समझे इस बात? समझे इस बात को? पक्का? तो मान लीजिए कि मैंने आपको ये सैटेलाइट फोन बेचा 1 लाख का, इस पे 28% जीएसटी है, 1,28,000 आपसे ले लिए और आपको बोला 15 दिन के अंदर वापस कर देना, बिकॉज 15 दिन के बाद हम जीएसटी पे कर देंगे। तो सामान का 1 लाख तो हम एडजस्ट कर देंगे, जीएसटी हम एडजस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 15 दिन के अंदर कस्टमर अगर वापस आता है तो उसका 1,28 एडजस्ट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो बिजनेसमैन ने अपने कस्टमर्स को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में ला दिया। बट मैं इसका एक जुगाड़ बताता हूं आपको। अब कस्टमर बड़ा जान पहचान वाला है, एकदम घरेलू संबंध है, तो क्या करेंगे? टैक्स तो हम जमा कर चुके हैं जीएसटी, उससे सामान वापस ले लेंगे, उसका पूरा पैसा वापस दे देंगे। अगर लिया है तो क्रेडिट सेल है तो पैसा वापस नहीं देंगे। कल को ये सैटेलाइट फोन किसी और को बेच के उससे जीएसटी ले लेंगे, बट अब हम ये जीएसटी जो लिया हुआ है गवर्नमेंट को नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार दे चुके हैं। तो बिजनेसमैन थोड़ा कस्टमर को डराने के लिए बात बता देते हैं कि बेटा अगर देर से आए तो जीएसटी का पैसा वापस नहीं मिलेगा, बट रियलिटी में वो भी एडजस्ट हो सकता है। नहीं समझे? समझ गए? चलिए, देन आपने मशीन खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, इस पे भी तो जीएसटी है। आपने मशीन जिससे खरीदी आपके लिए एसेट है, जो मशीन बेच रहा है उसके लिए तो रोजमर्रा के जीवन का काम है।
तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हम लोग करते थे, साथ में अभी क्या पे करना पड़ रहा है हमको, टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो टैक्स पेमेंट इज एन एक्सपेंस और इनकम, टैक्स पेमेंट इज एन एक्सपेंस और इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, सिंपल एज दैट। समझ में आ गई सारी बातें, सारी एंट्री सेम है। जब वसूला टैक्स, लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, पे कर दिया एक्सपेंस डेबिट कर दो, एकदम सिंपल। रेंट पे किया, सर हमारे घर में किराएदार रहता है, हम तो उससे जीएसटी नहीं लेते हैं, वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए शॉप ली है, किस पर्पस के लिए, सॉरी बिल्डिंग किस पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अगर आप अपने घर का एक फ्लोर, कुछ पूछना है, पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ 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 हाँ, जब आपने मशीन खरीदी तो वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो हमने इनपुट यूज कर लिया। चलिए वापस आते हैं, आपने अपने घर का एक फ्लोर बैंक को किराए पे दे दिया, और आपने बैंक से कहा 1 लाख रुपए महीना किराया होगा, प्लस 18% जीएसटी, प्लस 18% जीएसटी, समझ में गया। बट अगर आपने फ्लोर किसी को रहने के लिए दिया है, उससे आप जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बट अगर आपने अपने घर का पर्सनल प्रॉपर्टी का हिस्सा खुद के बिजनेस के लिए रखा है, या किसी को बिजनेस करने के लिए दे दिया, दोनों केसेस में बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी, दोनों केसेस में बिजनेस एक्टिविटी। तो अगर आपने हॉस्टल खोल लिया अपने घर पे ही, तो ये बिजनेस एक्टिविटी है। बट अगर किसी 4 लोग की फैमिली को रहने के लिए घर दे दिया, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहां पे जब आप रेंट कलेक्ट करेंगे, तो रेंट के साथ जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे, जीएसटी भी। तो बैंक को आपने कहा 1 लाख रुपए रेंट और 18,000 रुपए जीएसटी, तो बैंक आपको हर महीने कितना पे करेगा, 1 लाख रुपए रेंट, 18,000 जीएसटी, बैंक कितना पे करेगा। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, सो कॉल्ड कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,18,000। पहले मैं इनकम वाला बता दूं, फिर एक्सपेंस वाले पे आऊंगा। टू रेंट 1 लाख, टू जीएसटी हाउ मच, 18। सर एक काम करते हैं, बैंक से जीएसटी वसूल लेते हैं, बैंक से जीएसटी वसूल लेते हैं, और डिपार्टमेंट में जीएसटी जमा ही ना करें। बैंक आपसे 1 साल बाद सर्टिफिकेट मांगेगा, उस सर्टिफिकेट में आपका जीएसटी नंबर होगा, उस जीएसटी नंबर का सर्टिफिकेट बैंक वाले आपसे लेके 1,18,000 रुपए को रेंट पेड विद जीएसटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड दिखाएंगे, और गवर्नमेंट से कहेंगे हम बैंक हैं, आप ही ने हमको ऑथराइज किया है, हम गवर्नमेंट बैंक हैं, कुछ तो चिंता करो, गवर्नमेंट उन्हें जीएसटी का पैसा वापस लौटा देगी। समझे कि नहीं समझे। बट जब आपने जीएसटी लिया, डिपार्टमेंट में जमा ही नहीं किया, क्योंकि आपका कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, या मान लीजिए था भी बट आपने जमा नहीं किया, और आप सर्टिफिकेट देंगे, बैंक जब आगे उसको लगाएगा, आप पकड़ जाएंगे कि आपने जीएसटी का पैसा दिया ही नहीं। तो क्या जीएसटी की चोरी करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। ओके, समझ में आ गई बात। तो जैसे आपको इनकम मिलेगी तो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और अगर आप एक बैंक हैं और आपने प्रेमाइसेस किराए पे लिए हैं, तो रेंट की एंट्री आप क्या करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपको रेंट के साथ आप क्या पे करना पड़ रहा है, तो ये भी आपका खर्चा हो गया। व्हाट यू विल डू, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो 2 बातें याद रखिएगा, एक्सपेंस के साथ हमेशा जीएसटी इनपुट, और इनकम के साथ हमेशा जीएसटी आउटपुट, याद रहेगा, पक्का। चलिए एक धमाकेदार एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए आपने गुरुद्वारे में लंगर कराने के लिए बच्चों खरीद लिया, या लंगर कराने के लिए, बेचने के लिए आटा खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी आटा खरीदने की, आटा टू कैश, हाँ फ्लावर अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने कुछ जीएसटी भी पे किया, तो एंट्री आपकी फाइनली क्या बनेगी, फ्लोर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश, कुछ भी लिख लीजिए। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का आटा आपने खरीदा, और 9,000 रुपए जीएसटी, कितना पे किया आपने बच्चों, 1,18,000, इतना समझ में आ गया। इसमें से आपने सो कॉल्ड 80% बेच दिया, 80% बेच दिया। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू वगैरह 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 जीएसटी, ये समझ में आ गया। इसमें से आपने थोड़ा सा आटा निकाला और गुरुद्वारे में दान में दे दिया, गुरुद्वारे में
दान में दे दिया। तो क्या आपने यहाँ पे कोई बिजनेस एक्टिविटी की? बट आपने जो पूरा आटा खरीदा था, सरकार ने तो पूरे पे टैक्स ले लिया, बट इसमें से आपकी बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट की थी? 80% की। कितने परसेंट की? 80% की। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? तो सरकार कह रही है कि भाई 80% आटा तो आपने बेचा है ना, तो टैक्स हमें देने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है? हमने कहा बात भी सही, वही ले जाओ टैक्स। बट क्या ये 20% आटा हमने बेचा बच्चों? व्हाट वी डिड, दान में दे दिया। तो ये हमारा बिजनेस तो नहीं है। हम गवर्नमेंट से कहेंगे ये जो हमने आपको 18,000 रुपए दिया है, ये पूरे आटे पे दिया है। 80% आटा बिक गया, चलो बिजनेस क्या समझ में आता है। डिड वी सेल दिस 20%? नो। तो ये तो चैरिटेबल काम हमने किया, तो कृपया करके हमारा टैक्स वापस दे दिया जाए। गवर्नमेंट कहेगी हाँ बात तो ठीक है भाई, चलो इतना टैक्स तो वापस ले जाओ। तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, डेबिट को। डेबिट को कैसे रिड्यूस करेंगे? डेबिट को कैसे रिड्यूस करेंगे? क्रेडिट करके। समझ में आई बात? इसलिए अगर गुड्स चैरिटी में चले गए, फ्री सैंपल में चले गए या खो गए, क्या ये बिक पाएंगे? नो। बट टैक्स तो सब पे दिया था, टैक्स तो सब पे। जितने खो गए, चैरिटी में दान में दे दिए, वगैरह वगैरह, ये आप बेच नहीं रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट आपको इसमें से वो परसेंटेज वापस कर देती है। इज दैट क्लियर? वापस अगर नहीं करती तो कल को गुड्स बेच के जो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट कहेगी जितना हमने वापस करना है उतना इसमें से काट के आप उनको दे दीजिए। बात कान कैसे भी पकड़ लो। नहीं समझे? एक मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, तब समझ में आएगा। 1 लाख के गुड्स में से 80% बिक गए, ठीक है। मान लो 80% सामान 2 लाख में बेचा। कितने में? बहुत लुटाई मचाइए सर। 2 लाख का 9% कितना होता है? 18,000। तो आपको कितने पैसे मिले? 236। दिमाग की बत्ती जलाइए, मिनटोस खाए बगैर। कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया? 36। कितना पे कर दिया? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वी हैव पेड हाउ मच? 18। एंड वी हैव collected how much? Did we sell all the goods? No. What percentage? 80%. How much did we were or we didn't sell? 20%. 18,000 रुपए जो आपने जीएसटी दिया है बच्चों, वो तो पूरे के पूरे आटे पे दिया था, बट बिका कितने परसेंट? 80%। तो यहां पे आ जाएगा 3600 रुपए उस आटे पे किया गया जीएसटी, जो आटा किस पर्पस के लिए चिल्ड्रन इस्तेमाल किया गया था? नॉन सेलेबल पर्पस। व्हाट? नॉन सेलेबल, चैरिटी, लॉस, फ्री सैंपल सब आ जाएगा। और कितना आटा इस्तेमाल किया गया था बेचने के लिए? 80%। तो 14,400 रुपए टैक्स उस आटे पे दिया गया जो हम आगे चल के बेचेंगे। 3,600 रुपए टैक्स उस आटे पे दिया गया जिसका बेचने का हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कहेगी आपने 36,000 टैक्स कलेक्ट किया। कितना? इन गुड्स पे पहले कितना पे हो चुका है? 14,400। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आपने 80% गुड्स बेचे, उन गुड्स पे कितना टैक्स वसूला है कस्टमर से? 36,000। और उन गुड्स पे ऑलरेडी कितना टैक्स पे हो चुका है? डिफरेंस आप हमको पे कर दीजिए। डिफरेंस आप हमको पे कर दीजिए। सिस्टम ऐसे चलता है। अब इस सिस्टम को मैं और इजी करके आपको एक टेक्निक से समझाता हूं, बट आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो हाउ मच टैक्स डिड वी कलेक्ट? ये वही 80% गुड्स हैं जो पहले खरीदे गए थे, उसी में से बेचा है। तो टोटल टैक्स आप कितना पे कर चुके हैं? 18। पार्ट सोल्ड पे कितना पे हो चुका है? 14,400। और पार्ट अनसोल्ड पे? गवर्नमेंट कहेगी ये 3600 हम आपको वापस लौटा देंगे, परेशान मत होइए। हमने गुड्स बेचे और कलेक्ट किया 36,000, और पे कितना ऑलरेडी कर दिया उस पे? 14,400। तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास 36,000 आ जाना चाहिए, 14,400 आ चुका है, डिफरेंस आप और दे दीजिए। हम कितना डिफरेंस पे करेंगे? कितना डिफरेंस पे करेंगे? 21,600। गवर्नमेंट कहेगी हमारा पेट भर जाएगा, क्योंकि 14,400 पहले आ चुका है। कब आया था? जब हमने आटा खरीदा था। सप्लायर को 18,000 टैक्स दिया था, सप्लायर ने ये पूरा टैक्स किसको दे दिया है? गवर्नमेंट को। उस पार्ट पे भी टैक्स गया जो सामान आगे बिका, और उस पार्ट पे भी टैक्स गया जो सामान नहीं बिका। फिर आगे हमने सामान बेचा, जो खरीदा था 1 लाख का, उसमें से 80% कितने रुपीस का होता है बच्चों? 80,000। और कितने में बेचा हमने?
2 लाख रुपीस में, कितने में? 2 लाख। कितना टैक्स कलेक्ट किया? तो गवर्नमेंट कहेगी टोटल हमें 36,000 रुपए चाहिए इन 80% गुड्स पे। आई रिपीट, गवर्नमेंट गुड्स से हमें 36,000 चाहिए इन 80% गुड्स पे टोटल। ऑलरेडी कितना जा चुका है गवर्नमेंट के पास? 14,400। चाहिए कितना? कितना और गवर्नमेंट को दे दे? 21,600। गवर्नमेंट कहेगी इतना और काट लीजिए क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए। खोपड़े में बात गई। तो अपनी बुक्स में इस वैल्यू को गिराने के लिए पहले डेबिट किया था, फॉर रिड्यूसिंग हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गई बात कि क्यों टैक्स के एलिमेंट को डाइल्यूट किया जा रहा है? क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ गुड्स विल नॉट बी सोल्ड, इससे हमें कोई प्रॉफिट होगा नहीं। तो हम गवर्नमेंट से रिलीफ चाहते हैं थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, जो टोटल टैक्स तुम्हें पे करना उसमें से काट लेना इस पैसे को। पीपल अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? कंफर्म? कंफर्म? क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, तो एंट्रीज की 2 बातें सबको समझ में आ गई। तो अपनी कॉपी में अगली हेडिंग आप लिखेंगे वर्किंग ऑफ जीएसटी। कैसे जीएसटी का कैलकुलेशन काम करेगा? Working of GST. I take an example that there is a person, Mr. A, then there is a person, Mr. X, then there is a person, Mr. Y, then there is a person, Mr. Z, and then there is a person, Mr. W. चलिए, बस इतने ही लोग हैं। पहले टैक्स की चोरी कैसे हुआ करती थी, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर ए को गवर्नमेंट ने सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्री में दिए, खाद फ्री में इसने अरेंज कर ली। व्हाट इट क्लियर? तो इसका जो इनपुट था चिल्ड्रन, दैट वाज व्हाट? 0। और 0 रुपये के इनपुट को इसने आगे बेचा मिस्टर एक्स को एट ₹20,000। एक्स ने एक राइस मिल लगाई है, व्हीट मिल लगाई है, वो पैकिंग प्रोसेसिंग वगैरह का काम करता है। उसने नौकर वोकर रखे हुए हैं, बिजली बत्ती पानी का उसका खर्चा है, सब मिला के इसने 20,000 रुपए का जो इनपुट किया वो अल्टीमेटली वाई को बेच दिया गया। कितने में बेच दिया गया? द आंसर इज लेट अस से 28,000 में। खोपड़े में बात गई। तो इनपुट ऑफ मिस्टर एक्स कितना हो गया? 20,000। और आउटपुट ऑफ मिस्टर एक्स कितना हो गया? 28। वाई का काम है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक चलवाने का एंड ऑल दैट। इसने 28,000 रुपए में बोरियों में पैक चावल खरीदा और आगे जेड जैसे होलसेलर्स को मार्केट में 40,000 रुपए में बेच दिया। तो व्हाट इज द आउटपुट दैट इज जनरेटेड बाय मिस्टर वाई? 40,000। मिस्टर जेड का शॉपिंग मॉल है, इन्होंने 40,000 रुपए का खरीदा हुआ चावल प्रॉफिट वगैरह खर्चे वगैरह सब जोड़ जाड़ के कितने में बेच दिया? 50,000 में। तो इसका इनपुट कितना है? 40 और आउटपुट कितना है? 50। ये इनपुट और आउटपुट की कहानी सबको समझ में आ गई। वन मैन्स आउटपुट इज अदर मैन्स इनपुट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 10% टैक्स लगाएंगे। कहां पे टैक्स लगाएंगे? एक्स के ऊपर। कहां पे? एक्स के ऊपर। एक्स का आउटपुट कितना था बच्चों? 28,000। फटाक से बता दीजिए 28,000 का 10% कितना होता है? 2800। वेरी गुड। एक गवर्नमेंट के थोड़े सो कॉल्ड शुभ चिंतक थे, उन्होंने बोला बहुत बड़ी गलती कर रहे हो एक्स के मिल में टैक्स लगाकर। टैक्स लगाओ जेड के शॉपिंग मॉल में जाकर, क्योंकि जेड सामान कितने का बेच रहा है? 50,000। अगर यहां पे 10% कलेक्ट किया जाए तो कितनी कमाई होगी? 5,000। तो गवर्नमेंट को एंड पॉइंट पे टैक्स लगाना चाहिए या स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा देना चाहिए? एंड पॉइंट पे, क्योंकि एंड पॉइंट पे वैल्यू बढ़ जाती है तो टैक्स की कमाई भी ज्यादा होगी। यहीं पे गवर्नमेंट बेचारी फंस गई। ज्यादा कमाने के चक्कर में मिस्टर एक्स ने सामान बेचा बिना बिल पर्चे के वाई को। वाई ने सामान खरीदा बिना बिल के। जब इसके पास परचेज का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या ये सेल की एंट्री कर सकता है? नो, इसने बिना बिल के सामान बेच दिया
और जेड ने बिना बिल के सामान बेच दिया। गवर्नमेंट को हवा तक नहीं लगी कितने की टैक्स चोरी देश में चल रही है, इसीलिए जीएसटी सिस्टम को लेके आया गया। तो पहले सेम ऐसा ही सिस्टम चलता था, डिट्टो सेम चिल्ड्रन, उसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट? वैल्यू एडेड। ध्यान से सुनिए वो काम कैसे करता था। मिस्टर ए ने बच्चों एक्स को सामान बेचा, कितने रुपए में? 20,000 में। इसका इनपुट 0 था और 20,000 में ये सामान बिका। तो व्हाट इज द वैल्यू एडेड दैट इज बीइंग डन चिल्ड्रन? हाउ मच? 20,000। तो वैट सिस्टम में बोला गया मिस्टर ए तुमने 20,000 रुपए वैल्यू ऐड करके वाई को सामान दिया है, तो तुम 10% 20,000 रुपए पे करोगे। कितना हो गया? 2,000। एक्स ने सामान कितने में खरीदा था? इनपुट कितने का था? 20, और बेचा कितने में? 30, 28। इसका वैल्यू एडेड कितना था? इसका वैल्यू एडेड था 8,000 रुपीज। समझ में आ गई बात? कितना वैल्यू एडेड था चलन? 8,000। इससे बोला गया तुम 8,000 का 10% टैक्स दोगे। हाउ मच? 800। एक्स ने सामान खरीदा 20,000 रुपए में, यस और नो चिल्ड्रन, और आगे बेचा कितने में? 28 में वाई को। तो वैल्यू एडेड कितना हुआ? तुम वैल्यू एडेड पे टैक्स दे दोगे। वाई ने सामान कितने का खरीदा बच्चों? 28, और आगे कितने में चिपकाया? कितना वैल्यू ऐड किया? 12,000। और इससे बोला गया कि तुम 12,000 रुपए पे 10% टैक्स दे दो। कितना? 1,200 रुपए। फिर जेड ने बच्चों 40 के इनपुट को कितने में आउटपुट किया? कितना वैल्यू ऐड किया? 10,000। और इससे बोला गया प्रभु तुम 1,000 टैक्स दे दो। बच्चों सारी वैल्यूज को जोड़ डालिए एंड डू लेट मी नो क्या आएगा। 5,000। हमारा टारगेट भी पूरा हो गया, 5,000 भी मिल गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज, ए ने सामान बेचा था 15 जनवरी को, जेड से डब्ल्यू के पास सामान आया 15 नवंबर को। तो गवर्नमेंट अगर एंड पॉइंट पे टैक्स लेती है तो इनकम भी तो डिले हो जाती है उसकी। ऐसे क्या है, हम साथ साथ हैं। जनवरी में सामान बिका, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ गया। फिर एक्स ने मार्च में बेचा, मार्च में इतना पैसा आ गया। इसने जुलाई में बेचा, जुलाई में इतना आ गया। इसने नवंबर में बेचा, इतना आ गया। तो सोचते हैं गवर्नमेंट को प्लानिंग कितनी करनी पड़ती है। तो जीएसटी के मल्टीपल एडवांटेजेस थे, वैल्यू एडेड यही था, बट फर्क सिर्फ इतना था, मैनुअल सिस्टम था। अगर एक्स भाई साहब ने सामान खरीदा और थाने में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे गोदाम से सामान चोरी हो गया, फर्जी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट, तो इसके पास परचेज का रिकॉर्ड 0 से मल्टीप्लाई हो गया। एक तरह से खरीदा तो था, चोरी हो गया, मेरे पास सामान बचा ही नहीं, और ये किसको बेच चुका था? वाई आगे टैक्स चार्ज ही नहीं करेगा किसी से। क्यों? वाई के पास परचेज का कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जब भैया हमारे पास परचेज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठेंगम सेल का रिकॉर्ड किसी को दे पाएंगे? आपने 10th पास किया, आपके पास 10th की मार्कशीट ही नहीं है, क्या 11th में एडमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट आपकी छोटी बहन ने बता दिया, ओ भैया कॉलेज में टॉप किया था, और बेटा लो एडमिशन। अब तो समझे बात को कि नहीं? तो जीएसटी सिस्टम में क्या था, सॉरी क्या है, ए ने एक्स को गुड्स बेचे, पोर्टल पे डेटा डाल दिया। एक्स को स्ट्रॉन्ग ग्राउंड देने पड़ेंगे प्रूफ करने के कि सो कॉल्ड मेरे गुड्स चोरी हुए हैं। रास्ते से ही चोरी हो गए, ट्रक से आ रहे थे। ट्रक पे जब सामान लदेगा, ई वे बिल बनेगा उसका, इलेक्ट्रॉनिक बिल, वो भी जीएसटी पोर्टल पे अपलोड होगा कि किस ट्रक पे सामान गया है। समझ में आ गया? और जब देखा जाएगा चोरी हुआ, यहां चोरी हुआ, वहां पे टोल प्लाजाज में पर्ची कटती है, वहां पे कहीं पे बीच पे ट्रक का वजन भी किया जाता है, वो सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। तुम कह रहे हो चोरी हुआ था, और ट्रांसपोर्ट कंपनी बोल रही है हमने पूरा 70 किलो सामान डिलीवर किया तुमको, ट्रांसपोर्ट कंपनी के पर्चे पे आपका सिग्नेचर है, मेरे गोडाउन से चोरी हो गया था, गोडाउन में कैमरा क्यों लगवा है? हम चोरी नहीं मानेंगे। ताइवान नाम तो सुना ही होगा, वहां पे अगर आपकी गाड़ी पे कैमरा ना लगाओ तो एक्सीडेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पास ही नहीं करेगी, वो बोलेंगे आप खुद गाड़ी तोड़ के ले आए हो। तो वहां पे गाड़ी पे कैमरा होना अंदर बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं और आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे यू द मनी, क्योंकि इंश्योरेंस का एक प्रिंसिपल होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब लॉस के ऊपर मिट्टी डाल देना। You should have taken the efforts after or before getting the insurance of your business how to reduce that loss. और आपने अगर लॉस को रिड्यूस करने का कोई एफर्ट नहीं लिया, मतलब आप चाहते थे कि आग लग जाए और मेरे को पैसा मिल जाए। समझे कि नहीं समझे? तो इतना आसान नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेना, बहुत चतुर है वो लोग। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड?
किसी ने अपना इंश्योरेंस करा लिया और बीपी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, निपट गया। इंश्योरेंस कंपनी वाले छानबीन करने आए, उसके पड़ोसी बोल रहे थे बहुत घी तेल खाता था, कोलेस्ट्रॉल वैसे ही ज्यादा था, 2 हार्ट अटैक हो चुका था। बस इंश्योरेंस एजेंट रिकॉर्ड्स देके चला गया, फाइल लगा दी उसने, काम खत्म, ठेंगा मिले क्लेम आपको। समझे कि नहीं समझे? तो वैट सिस्टम में पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो वैल्यू एडेड सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया गया ऑनलाइन में, जिसको क्या बना दिया गया? जीएसटी। गुड्स का और सर्विसेज का सबका साथ साथ कर दिया गया। तो वैट सिस्टम कांग्रेस के जमाने में आया था, जीएसटी मोदी जी के जमाने में आया, चीज एक ही है बेसिकली। समझे? जैसे आपके पापा ने घर बनवाया और बाहर घंटी लगवा दी, घंटी बज रही है, आप देखने जाते हैं, बट जब आपके हाथ में बागडोर आई तो आपने कैमरा लगवा दिया, आप मोबाइल पे देख सकते हैं कौन चपड़ गंजू आया है, वहीं से मैसेज कर दिया आई एम नॉट एट होम। समझे कि नहीं समझे? ओके। प्लस यहाँ पे चोरी इतनी ज्यादा क्यों नहीं होती? क्योंकि पकड़ दकड़ बहुत ज्यादा है। एक्स ने सामान बेचा, पोर्टल पे अपलोड कर दिया, किसकी चुगली की इसने? और वाई ने सेल का डेटा ही नहीं लोड किया, जीएसटी डिपार्टमेंट 3 महीने में प्रेम पत्र भेज देगा। और वाई 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 यू हैव नॉट अपलोडेड द डेटा मिस्टर वाई, टेल अस वाई। समझ में आई बात की नहीं? कहेगा चोरी हो गया, तो आया बहुत चोरी होती है, बड़े मनुष्य टाइप के तुम आदमी हो, तुम बिजनेस कैसे चलाते हो? बिजनेस चोरी होता बार बार तुम्हारा। तो इसलिए यहाँ चोरी बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि एक आदमी दूसरे की चुगली, दूसरा तीसरे की चुगली। वैट सिस्टम में कोई चुगली थी नहीं। एक्स बोल रहा है हमने वाई को बेचा है, कहाँ है वाई? वो रहता है जौनपुर में। अब जाओ ढूंढो जौनपुर में, तो जौनपुर में ढूंढना उतना आसान है ही नहीं। समझ गए बात को? प्लस थोड़ा थोड़ा टैक्स देना होता है, इसलिए चोरी करने की इंटेंशन भी कम हो जाती है। और जिसको बिजनेस करना है वो चोरी क्यों करेगा भाई? एक दिन चोरी का बहाना, एक दिन बरसात का बहाना, एक दिन बाढ़ का बहाना, कितने बहाने लगाओगे? समझ गए बातों को? पक्का? अब सही सिस्टम समझिए। मिस्टर ए भारत सरकार को कितना पैसा दे देंगे? 2000। एक्स ने कितने रुपए का आउटपुट किया बच्चों? 28,000। व्हाट इज 10% ऑफ 28,000? 2800 रुपीज मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को देंगे। कितना देंगे? 2800 रुपीज। गवर्नमेंट 2000 रुपए एक्स को वापस कर देगी। तो नेट मिस्टर एक्स की जेब से कितना गया? 800। तो ऐसा नहीं होता कि ए ने गवर्नमेंट को 2000 दिया, एक्स बताएगा गवर्नमेंट जी हमने 28,000 के गुड्स बेचे हैं, 8,000 वैल्यू ऐड किए, लो 800 रुपए जयराम जी के कल मिलेंगे। हैं इधर इधर बेटा, पूरा 2800 रुपए टेक के जाओ, हम तुमको 2000 रुपए अगले महीने वापस करेंगे, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। हर दिन अखबार में छपता, बेचारा बिजनेसमैन परेशान है, क्योंकि उसकी जेब से तो आपने पूरा 2800 रुपए ले लिया और 2000 के लिए वो घूम रहा है, कल मिलेगा पैसा, परसों मिलेगा। तो सोचिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बिना इंटरेस्ट का रखा रहता है। तो मिस्टर ए ने जनवरी में सामान बेचा और गवर्नमेंट को 2000 दे दिया। मार्च में एक्स ने सामान बेचा और गवर्नमेंट को 2800 रुपए दे दिया, और गवर्नमेंट एक्स का कितना पैसा लेना चाहती थी? सिर्फ 800। तो 2000 गवर्नमेंट वापस करेगी ना? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? फिर से सुनिएगा। ए ने सामान बेचा और 2000 किसको दे दिया? गवर्नमेंट को, जनवरी में। मार्च में एक्स ने सामान बेचा, कितने रुपए का आउटपुट किया? 28,000। 10% ऑफ दैट 2800 रुपए मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को दे देंगे। कब देंगे सर? जब सामान बेचेंगे मार्च में। मई के महीने में बेचारे के पास 2000 वापस आया है, तो 2 महीना गवर्नमेंट के पास दोनों का पैसा पड़ा था ना, इसीलिए देश बहुत तरक्की कर रहा है। सरकार के पास बिना इंटरेस्ट का पैसा पड़ा रहता है। 4 महीने पहले लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं, कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है उस पैसे पे? तो इंडियन रेलवेज अपनी 1/4 कैपिटल तो आप ही से फाइनेंस करवा रहा है फ्री में। समझे कि नहीं समझे? इसके खिलाफ सर कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई उठाते नहीं, बुलडोजर चल जाए, क्या फायदा, चुप रहो। नेक्स्ट, वाई ने कितने का आउटपुट किया बच्चों? 40,000। ये सरकार को 4,000 रुपए जमा करेगा और सरकार इसको 2 महीने बाद 2800 वापस कर देगी। समझ में आ गया? तो ये नहीं कि आपको डिफरेंस देना है, आपको पूरा देना है। जो आपने ज्यादा दिया पीछे वाला, वो हम आपको वापस कर देंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो जब मैं आपको जीएसटी का पेमेंट टू द गवर्नमेंट सिखाऊंगा, तब इस एग्जाम्पल को फिर से यूज किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया जीएसटी क्यों लेके आए? ताकि जो एंड पॉइंट टैक्स में लोग भाग जाते थे, पैसा नहीं देते थे, अब कोई नहीं भागेगा। या लास्ट का भागा भी, चलो एक ही भागा ना, इतना तो मिलने, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। अभी भी ऐसा नहीं कि लोग सब टैक्स देते हैं जीएसटी वाला, कितने लोग टैक्स पार कर जाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है हर महीने 1.5-2 लाख करोड़ आ रहा है, बहुत है, इतना क्या समस्या? एक बात है, कम पड़ेगा छापा मारेंगे जाके, और क्या। अभी चुप रहो, क्योंकि वो जो टैक्स चोरी करके भाग रहा है, वोट तो दे रहा है कम से कम, भाग जाएगा जेल में डाल देंगे, वोट भी नहीं दे पाएगा वो, तो रूल कैसे करोगे?
अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो ये थी जीएसटी की कहानी, मेरी जुबानी। अगली क्लास में मैं आपको पहले सिंपल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जैसे अभी हमने एंट्रीज देखी है, फिर जीएसटी का सेट ऑफ सिखाऊंगा आपको। सेट ऑफ में ही लोगों को नानी याद आ जाती है बेसिकली। चलिए, कोई क्वेरीज है तो पूछ ले बच्चों। ये एग्जाम्पल कॉपी कर लिया सबने?